हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेसिकली, जहां मैं आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करवा चुका था, एनर्जी फ्लो के बारे में डिस्कस करवा चुका था, डिकम्पोजिशन भी हम डिस्कस कर चुके थे बेसिकली, ठीक है। एज वेल एज कंज्यूमर प्रोड्यूसर रिलेशनशिप के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे बेसिकली। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फूड वेव्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो फूड वेव्स जो है, इट इज द ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड फूड चेन्स इन ए पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर इकोसिस्टम बेसिकली। तो जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट फूड चेन है। अब चाहे वो ग्रेजिंग फूड चेन है या फिर वो ग्रासलैंड फूड चेन है बेसिकली, ठीक है। तो ये फूड चेन क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। हर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म को फूड जो है किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से प्रोवाइड हो रहा है, या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है बेसिकली। तो नेचर के अंदर सिंगल फूड चेन जो है वो रेयर है। क्यों रेयर है? रीजन क्या है उसके पीछे कि नेचर में जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपना फूड किसी एक पर्टिकुलर फूड चेन से ना लेके नहीं, वो क्या डिफरेंट फूड चेन से अपना फूड ले रहा है, ठीक है। इस वजह से वो सिंगल चेन जो होगा उसका सर्वाइवलिटी भी कम होता है बेसिकली। कि बाई चांस अगर सिंगल फूड चेन में से किसी ट्रॉफिक लेवल पे कोई ऑर्गेनिज्म अगर फिनिश हो जाता है, तो उससे आगे वाला जो फूड चेन होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, वो फर्दर डिस्ट्रॉय हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, नेचर ने क्या है, इन इंडिविजुअल्स ने आपस में उन फूड चेन्स को इंटरकनेक्ट कर लिया है ताकि फूड का सप्लाई इजीली हो पाए बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग्स की जो फूड वेव है वो किसी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, उसको होमियोस्टेसिस प्रोवाइड करने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फूड वेव्स। कि फूड वेव होता क्या है और कैसे किसी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। फूड वेव, ठीक है। तो फूड वेव है क्या? इट इज ग्रुप ऑफ interrelated food chains in a ecosystem or in a community basically। किसी कम्युनिटी के अंदर या किसी इकोसिस्टम के अंदर जो इंटररिलेटेड फूड चेन्स के जो ग्रुप है, दिस इज नोन एज द फूड वेव बेसिकली। इन नेचर सिंगल फूड चेन इज रेयर। सिंगल फूड चेन इज रेयर। बताया ना कि कोई एक फूड चेन जो है ना वो रेयर होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट फूड चेन से अपना फूड ऑब्टेन करता है बेसिकली, बिकॉज एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड चेन। बेसिकली वो डिफरेंट फूड चेन से अपना फूड ऑब्टेन कर पाता है। सिंगल फूड चेन हैविंग द लेस स्टेबिलिटी। सिंगल फूड चेन having less stability than food waves. Less stability than food wave. फूड वेव के कंपैरिजन में, ठीक है, जो सिंगल चेन जो है फूड चेन वो क्या है, लेस स्टेबल है बेसिकली। बताया ना कि अगर उस फूड चेन में से किसी ट्रॉफिक लेवल पे कोई इंडिविजुअल्स अगर एब्सेंट होता है, कोई इंडिविजुअल अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे आगे का फूड चेन जो होगा वो कोलैप्स हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ देखें, जैसे ग्रास है, ग्रास को फीड करता है ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को फीड कर रहा है यहाँ पे
स्नेक, और स्नेक को फीड कर रहा है यहाँ पे ईगल बेसिकली, ठीक है। तो ये एक फूड चेन, और एक ही फूड चेन अगर इंडिविजुअल, एक ही फूड चेन से अगर इंडिविजुअल अपना फूड ले रहा है, ठीक है, चाहे वो ग्रास हॉपर है, चाहे स्नेक है, चाहे वो ईगल है, ठीक है, तो उनका सर्वाइवलिटी बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि बाई चांस अगर इस फूड चेन में से ग्रास हॉपर रिमूव हुए, ठीक है, तो स्नेक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। स्नेक अगर गायब हुए तो ईगल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या है, डिफरेंट फूड चेन्स जो है, ठीक है, जो रिलेटेड फूड चेन्स है वो आपस में इंटरलिंक हो जाता है, और इंटरलिंक होकर ही वो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को क्या वहां पे फूड प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से फूड वेब जो है वो मोर स्टेबल होता है कंपैरिजन देन सिंगल फूड चेन पे बेसिकली, ठीक है। फूड वेब जो है इट इज इंटर रिलेटेड फूड चेन्स का ग्रुप है। जैसे हमें डिफरेंट फूड चेन्स मैं बता रहा हूं, ये ग्रासेस, ग्रास, इस ग्रास को ग्रास हॉपर भी फीड कर रहा है, ग्रास हॉपर, इस ग्रास को माइस भी फीड कर रहा है, माउस, इस ग्रास को इंसेक्ट भी फीड कर रहा है, ठीक है, इस ग्रास को रैबिट भी फीड कर रहा है, ठीक है। तो ग्रास ऊपर जो है या माउस जो है इसको स्नेक फीड कर रहा है, स्नेक, ठीक है, या इंसेक्ट जो है इसको फीड कर रहा है फ्रॉग बेसिकली, फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग को फर्दर स्नेक फीड कर रहा है, ग्रास ऊपर, इस ग्रास ऊपर को भी फर्दर स्नेक फीड कर रहा है, रैबिट को फॉक्स फीड कर रहा है, और फॉक्स को लायन फीड कर रहा है, वैसे फ्रॉग जो है उसको स्नेक फीड कर रहा है, और स्नेक को ईगल फीड कर रहा है, ईगल फीड कर रहा है। तो यहां देखो ये डिफरेंट फूड चेन्स है, एक फूड चेन, दो फूड चेन, तीन फूड चेन और चार फूड चेन है, वो आपस में एक दूसरे को क्या है फूड सप्लाई करने का काम कर रही है बेसिकली, ठीक है। इस फ्रॉग को भी ईगल यहां से फीड कर सकता है, इस माइस को भी ये ईगल फीड कर सकता है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, जो फूड चेन्स है वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इस इंटरलिंक्ड फूड चेन के ग्रुप को ही हम बोलते हैं क्या, फूड वेव्स बेसिकली। अब देखो यहां से कि जो चेन है, फूड चेन जो थी इंटरलिंक्ड होकर अपना स्टेबिलिटी बना दिया है, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या है फूड वेव का फॉर्मेशन हुआ है। अगर सिंगल फूड चेन होता तो उसका स्टेबिलिटी कम था। किसी एक ही फूड चेन की अगर बात करें, जैसे अभी बताया था ग्रास है, ग्रास, इसको इंसेक्ट ने फीड किया, इंसेक्ट ने, और इंसेक्ट को फीड किया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को फीड कर दिया स्नेक ने, ठीक है। तो यहाँ इस फूड चेन का, सिंगल फूड चेन का स्टेबिलिटी जो है वो कम है बेसिकली। तो इस वजह से जो सिंगल फूड चेन है वो नेचर के अंदर हमें रेयर मिलती है बेसिकली, ठीक है। वो आपस में लिंक, इंटर रिलेटेड और लिंक होकर मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फूड वेव बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि इस फूड वेव का अगर सिग्निफिकेंस देखें हम, तो फूड वेव जो है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेनिंग द होमियोस्टेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। फूड वेव is very important, to maintaining the homeostasis of ecosystem, किसी इकोसिस्टम का होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फूड वेव जो है बेसिकली, ठीक है। तो फूड वेव जो है इसका सिग्निफिकेंस अगर देखें, सिग्निफिकेंस तो वो क्या है, किसी स्टेबिलिटी या किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई इकोसिस्टम आपस में कैसे मेंटेन हो पा रहा है कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे किसी ऑर्गेनिज्म का ओवर ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है।
ठीक है। तो फूड वेब रेगुलेट और कंट्रोल द ग्रोथ of organism in a trophic level बेसिकली, ठीक। बताएंगे कि जैसे ग्रासेस का केस देखेंगे, इन ग्रासेस की ओवर ग्रोथ ना हो उसको रेगुलेट करना है यहाँ पे माइस। अब माउस को की ग्रोथ जो ओवर ग्रोथ ना हो, ठीक है, उसको रेगुलेट कर रहा है यहाँ पे स्नेक, ठीक है, क्योंकि स्नेक जो है माइस के ऊपर फीड कर रहा है और माइस जो है फीड कर रहा है ग्रासेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर यहाँ से माइस को अगर रिमूव कर दिया जाए तो ग्रासेस का जो ग्रोथ होगा वो ओवर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। वैसे ही स्नेक को फीड कर रहा है कौन, ईगल बेसिकली और हॉक, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना, एक दूसरे को क्या है वो मेंटेन करके रखा है, रेगुलेट करके रखा, ठीक है। किसी लेवल पे ऐसा नहीं होगा कि किसी इंडिविजुअल का ग्रोथ जो ओवर हो जाए बेसिकली या एक्सेस हो जाए। तो इकोसिस्टम में क्या हो रहा है कि सारे इंडिविजुअल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, उनका ग्रोथ जो है वो रेगुलेटेड है। क्यों रेगुलेटेड है? क्योंकि सब एक दूसरे को फूड सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से बोल देते हैं कि जो फूड वेव है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेनिंग द होमियोस्टेसिस ऑफ इकोसिस्टम बेसिकली, ठीक है। दिस ओवरऑल वाज द फूड वेव। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स बेसिकली, कि किसी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो, उस इकोसिस्टम में इंडिविजुअल्स के नंबर्स, उस इकोसिस्टम के अंदर बायोमास का प्रोडक्शन, ठीक है, उसका अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं, दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द इकोलॉजिकल पिरामिड्स बेसिकली। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होंगे सबसे पहले चार्ल्स एल्टोनियन ने डिस्कवर किया था, इस वजह से इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है क्या? दे आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of numbers or energy, flow of energy या बायोमास in an ecosystem basically in the form of pyramids, उसको हम बोलेंगे क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। तो कोई भी इकोसिस्टम है उसके अंदर इंडिविजुअल्स का क्या नंबर है, उनका बायोमास क्या है, उनका एनर्जी का फ्लो कैसा है, उसको मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोल रहे हैं क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, दे आर described by Charles Elton in 1927. So the pyramids also known as the Eltonian pyramids. So the pyramids also known as Eltonian pyramids. तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ना, उनको हम एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इनको
डिस्क्राइब किया था चार्ल्स एल्किन इन 1927 में, ठीक है। तो ये जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स है, ठीक है, वो फर्दर 3 टाइप्स के किसी इकोसिस्टम के अंदर इकोलॉजिकल पैरामीटर जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। पैरामीटर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड पैरामीटर्स ऑफ नंबर थर्ड पैरामीटर्स ऑफ बायोमास ठीक है। तो 3 टाइप के इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हमें मिलेंगे। वन बाय वन इन पैरामीटर्स को हमें डिस्कस करना बेसिकली। फर्स्ट इज पैरामीटर्स ऑफ एनर्जी। pyramids of energy एनर्जी, ठीक है। हमें पता है कि किसी इकोसिस्टम के अंदर, कोई भी जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी फ्लो वो थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉज को फॉलो करता है, ठीक है। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली, ठीक है। और फॉलो करता है 10% लॉ को, और फॉलो करता है किसको, 10% लॉ को। और 10% लॉ जो था वो बताता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो मैक्सिमम पोर्शन है एनर्जी का, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाता है। ओनली 10% पार्ट ही ट्रांसफर होगा किसी ऑर्गेनिज्म के पास बेसिकली, ठीक है। जैसे किसी इकोसिस्टम की कोई फूड चेन को अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है, सपोज कोई टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का फूड चेन है बेसिकली, इकोसिस्टम इसका फूड चेन है, ग्रासेस इसको फीड कर रहा है कौन, माउस, और इसको फीड कर रहा है स्नेक, स्नेक को फीड कर रहा है हॉक और ईगल, बेसिकली, ठीक है। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा था ना, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, एवरी ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। 90% एनर्जी यहाँ लॉस हो गया, फिर 90% एनर्जी यहाँ लॉस हो गया, 90% एनर्जी यहाँ लॉस हो गया। तो एवरी ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस होता जा रहा है, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो लॉस होता जा रहा है, ठीक है। ओनली जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी दैट इज 10%। तो यहां से अगर इस फूड चेन को ऑब्जर्व किया जाए तो देख रहे हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है वो लॉस होता जा रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होगा किसके पास, ग्रासेस के पास, ठीक है। ग्रासेस के बाद माउस के पास प्रेजेंट होगा, माउस के बाद स्नेक के पास, और स्नेक से हॉक के पास बेसिकली, ठीक है। तो इस फूड चेन का अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं, ठीक है, तो ये हमेशा कैसे आएंगे, अपराइट पिरामिड्स ही आएंगे, ठीक है। अपराइट पिरामिड्स में ये तो प्रोड्यूसर्स हो गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिनको बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पीपी, ठीक है। इससे कम एनर्जी ट्रांसफर होगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास, प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज माउस। ये तो ग्रासेस का केस हो गया, ये हो गया माउस, ठीक है। माउस के बाद स्नेक के पास उससे भी कम ट्रांसफर हो गया एनर्जी, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर दैट इज स्नेक, ठीक है। स्नेक के बाद सबसे लास्ट में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है किसके पास, हॉक के पास,
तो सबसे कम एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा किसके पास हो रहा है, हॉक के पास है, हॉक और ईगल और ईगल इनके पास तो अल्टीमेटली हो क्या रहा, ये एनर्जी का क्या होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है हर पिरामिड। तो इस वजह से इन पिरामिड्स को हम बोलेंगे कि ऑलवेज अपराइट पिरामिड। तो एनर्जी के जो पिरामिड्स हैं, द पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट बेसिकली अपराइट। ध्यान रखना थोड़ा कि एनर्जी के जो पिरामिड्स हैं वो हमेशा कैसे आएंगे, अपराइट। हमेशा अपराइट क्यों है, रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे मैक्सिमम जो पोर्शन है एनर्जी का वो लॉस होता जा रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में। सबसे ज्यादा एनर्जी ग्रास के पास था, उसके बाद माउस के पास था, देन स्नेक के पास, देन ईगल के पास, ईगल के पास। ठीक है, तो एनर्जी के पिरामिड्स हमेशा कैसे होंगे, अपराइट। अब चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बात हो या फिर वो एक्वाटिक इकोसिस्टम का बात हो, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का बात हो, तो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का अगर नाम देखें, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम इसके अंदर एनर्जी का जो फ्लो है वो एक चैन के फॉर्म में बता रहा हूं यहाँ पे, दैट इज ग्रासेस हैं, इस ग्रास को फीड किया रैबिट ने, और रैबिट को फीड किया फॉक्स ने, फॉक्स को फीड किया लाइन ने। ठीक है, तो बताया ना कि सबसे कम एनर्जी का ट्रांसफर होगा किसके पास, लाइन के पास बेसिकली। वैसे ही एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर एनर्जी का फ्लो देखें, एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स में एनर्जी का फ्लो देखें तो यहां फाइटोप्लैंक्टन्स जो होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स वो सबसे ज्यादा एनर्जी को स्टोर करते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि सनलाइट को कंजर्व करते हैं वो केमिकल एनर्जी के अंदर बेसिकली, या फोटोनिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है इनको फीड करेगा जूप्लैंक्टन्स, ठीक है, तो जूप्लैंक्टन्स के पास एनर्जी जो होगी वो 10% ही ट्रांसफर हुआ है फाइटोप्लैंक्टन के कंपैरिजन में। जूप्लैंक्टन्स को फर्दर फीड करता है स्मॉल फिशेस ठीक है, तो स्मॉल फिशेस को फर्दर फीड करता है लार्ज फिश ठीक है, तो लार्ज फिश के पास एनर्जी का जो लेवल होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस होता जा रहा है, कितना 90%। इसमें भी 90% लॉस हो गया, इसमें भी 90% लॉस हो गया, और इसमें भी 90% लॉस हो गया। ठीक है, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कैसा होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। दैट्स व्हाई द पिरामिड विल बी ऑलवेज अपराइट। ठीक है, सेकंड जो पिरामिड्स हैं दे आर पिरामिड्स ऑफ नंबर। नंबर जो पिरामिड्स होंगे वो यूजुअली अपराइट होंगे। ठीक है, लेकिन ट्री इकोसिस्टम के केस में अगर देखें तो दे विल बी स्पिंडल शेप पिरामिड्स ऑफ नंबर बेसिकली। ठीक है, यहां पे नंबर कंसीडर किए जाएंगे इंडिविजुअल का। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे इंडिविजुअल का नंबर जो होगा ना वो डिक्रीज होता जाएगा।
इस वजह से जनरली ये क्या होंगे, ये पिरामिड जो होंगे वो अपराइट पिरामिड्स होंगे। तो इन क्रॉपलैंड इकोसिस्टम उनके केस में भी पिरामिड होंगे ना, नंबर पिरामिड्स तो अपराइट होंगे, ठीक है। इसके अलावा ग्रासलैंड इकोसिस्टम उसके अंदर भी अपराइट होंगे, जबकि जो ट्री इकोसिस्टम है उसके पास ये नंबर पिरामिड जो होंगे वो स्पिंडल शेप्ड होंगे। नंबर पिरामिड्स in crop ecosystem, grassland ecosystem, will be upright, whereas the number pyramids of tree ecosystem, the number pyramids of tree ecosystem will be spindle shape, बेसिकली कैसे होंगे, स्पाइरल शेप, ठीक है। तो क्रॉप इकोसिस्टम में जैसे देखें, इन क्रॉप इकोसिस्टम तो क्रॉप है, उस क्रॉप को फीड कर रहा है ग्रास ऊपर, और इस ग्रास ऊपर को फीड कर रहा है फ्रॉग, और फ्रॉग को फीड कर रहा है स्नेक, ठीक है। और स्नेक फीड कर रहा है, या स्नेक को फीड कर रहा है हॉक। तो इनका अगर नंबर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नंबर होगा वो क्रॉप प्लांट्स का होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो नंबर है वो क्रॉप प्लांट का होगा। उसके बाद कम नंबर होगा किसका, ग्रास हॉपर का, ठीक है। ग्रास हॉपर से कम नंबर होगा फ्रॉग्स का, और फ्रॉग से कम नंबर होगा स्नेक का, स्नेक से कम नंबर होगा हॉक का, बेसिकली, ठीक है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 2, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 3, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 4, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 5, बेसिकली हर एक ट्रॉफिक लेवल पे धीरे धीरे करके क्या है, नंबर जो है डिविजन्स का वो क्या डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से द पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम, क्रॉप इकोसिस्टम विल बी अपराइट, बेसिकली। तो इस पिरामिड्स को अगर बनाए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दिस इज अपराइट, क्रॉप, ग्रास ऊपर, फ्रॉग के बाद स्नेक, और स्नेक के बाद ठीक है। वैसे ही अपराइट इकोसिस्टम, अपराइट पिरामिड्स डेवलप होंगे इन केस ऑफ ग्रास इकोसिस्टम, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम बेसिकली। The number of pyramids will be upright. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास है, इस ग्रास को फीड कर रहा है रैबिट, और रैबिट को फीड कर रहा है फॉक्स को फीड कर रहा है लायन, ठीक है। तो ग्रासेस का नंबर सबसे ज्यादा होगा, रैबिट का नंबर कंपैरिजन देन ग्रास कम होगा, ठीक है। फॉक्स का नंबर रैबिट से भी कम होगा, और लायन का नंबर उस फॉक्स से भी कम होगा, बेसिकली। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे उनका नंबर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। पिरामिड्स विल बी अपराइट, इनके पिरामिड्स भी अगर हम देखें, ठीक है, तो पिरामिड्स कैसे मिलेंगे मुझे, अपराइट पिरामिड्स। This grass is this rabbit, and
this fox, this lion. तो हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता जा रहा है, उनका नंबर कम होता जा रहा है, बेसिकली द प्राइमेट्स विल बी अपराइट। थर्ड, जो ट्री इकोसिस्टम है उसके केस में जो पिरामिड्स होंगे, ठीक है, वो स्पिंडल शेप पिरामिड्स होंगे, ना कि वो अपराइट पिरामिड्स इन ट्री इकोसिस्टम। इन ट्री इकोसिस्टम the number pyramids will be the number pyramids will be spindle shape, will be spindle shape। स्पिंडल शेप क्यों होंगे, क्या रीजन है उसके पीछे ट्री इकोसिस्टम में मुझे पिरामिड्स कैसे मिलेंगे, स्पिंडल शेप पिरामिड्स मिलेंगे बेसिकली। नेक्स्ट, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ बायोमास बेसिकली, बायोमास, ठीक है। बायोमास का मतलब क्या है यहाँ पे, द टोटल वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया इज बायोमास बेसिकली। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करके बायोमास भी उसका डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जनरली जो पिरामिड्स होंगे इसके बायोमास के, ठीक है, तो वो अपराइट ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम का बात करें तो बायोमास के जो पिरामिड्स होंगे दे आर इनवर्टेड पिरामिड्स बेसिकली, ठीक है। पहले तो बायोमास का मीनिंग अगर समझ लें, बायोमास है क्या, इट इज द टोटल वेट of living matter, of living matter basically, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया बेसिकली उसको बोलते हैं हम क्या, बायोमास, ठीक है। तो द पिरामिड्स ऑफ बायोमास, बायोमास ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम will be inverted, will be inverted basically, inverted, वो ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क, inverted, ठीक है। इन्वर्टेड क्यों होंगे, क्योंकि सरफेस रीजन पे जब जाते हैं एक्वेटिक रीजन में सरफेस पे बेसिकली, तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर मुझे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा तो उस जगह पे उनका बायोमास मुझे ज्यादा मिल रहा है बेसिकली, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। इन फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करता है जूप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो जूप्लैंक्टन्स का जो बायोमास होगा फाइटोप्लैंक्टन्स की कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। और इन जूप्लैंक्टन्स को फर्दर फीड कर रहा है स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस, ठीक है। तो इनका बायोमास मुझे जूप्लैंक्टन से भी कम मिलेगा, बस स्मॉल फिशेस को फीड कर रहा है लार्ज फिशेस, लार्ज फिशेस, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, देखो बायोमास जो है ना वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज इन बायोमास, इन बायोमास। तो इसी वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होगा ना उसका जो बायोमास पिरामिड्स होंगे वो इन्वर्टेड होंगे बेसिकली इस टाइप से। फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके बाद जूप्लैंक्टन्स, then small fishes, and then large fishes, large fishes, ठीक है।
जबकि अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बात करें तो वहां पे जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स होंगे बायोमास के, ठीक है, वो अपराइट होते हैं। in terrestrial ecosystem ठीक है। अब वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो या फिर वो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम हो, सिस्टम हो, ठीक है, तो जो पैरामीटर्स होंगे बायोमास के दे विल बी अपराइट। द पैरामीटर्स ऑफ बायोमास विल बी अपराइट। अपराइट कैसे होंगे वो? अपराइट, ठीक है। अपराइट क्यों होंगे? सपोज मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम का यहाँ पे बायोमास पैरामीटर डिस्कस करें। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसका एक फीचर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज ग्रासेस। इस ग्रास को फीड किया ग्रास हॉपर ने, और ग्रास हॉपर को फीड किया फ्रॉग ने, फ्रॉग को फीड किया स्नेक ने, और स्नेक को फीड किया फर्दर हॉक ने, ठीक है। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, दिस ट्रॉपिक लेवल 1, दिस T2, दिस T3, दिस T4 एंड दिस T5, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो बायोमास है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे फर्दर इस फूड चेन के अंदर मूव कर रहे हैं तो नंबर इंडिविजुअल्स का जो है या फिर बायोमास जो है इंडिविजुअल्स का वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से बोल देते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा ना, इसके जो पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर्स और बायोमास जो होंगे वो हमसे मोस्टली कैसे मिलेंगे? मुझे अपराइट टाइप के पैरामीटर्स मिलेंगे बेसिकली, वो इस टाइप से अपराइट टाइप। पहले ग्रासेस, देन ग्रास हॉपर, then frog, then snake, then hawk, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसे भी हो सकता है, ग्रास इसको फीड कर रहा है, माउस माइस को फीड कर रहा है, या माइस की जगह रैबिट भी हो सकता है, रैबिट को फीड कर रहा है, फॉक्स को फीड कर रहा है लायन, ठीक है। तो ये भी एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है जो कि कैसे पैरामीटर शो करेगा, बायोमास पैरामीटर विल बी अपराइट बेसिकली, ठीक है। तो दिस ऑल वाज द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स और एल्टोनियन पैरामीटर्स बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल बेसिकली। थैंक यू।